दोस्तों, आज आप आपसे बात करना चाहेंगे जो अभी वेनेजुएला में हुआ है। वेनेजुएला के नेता जो उनके प्रेसिडेंट थे निकोलस मुंडरो, उनको अमेरिकी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसके पीछे जो है उनको अब उनको जजाया जा रहा है। उन पे जो मेन चार्जेस है जो अमेरिका कह रहा है और जिनके बारे में ट्रंप ने भी बोला है कि नार्को टेररिज्म का उन पे केस चलाया जाएगा और उस पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जब इस तरह की जो घटना हुई है जो कि वहाँ पे वेनेजुएला में हुई है। वेनेजुएला देखिए, एक चीज़ उन्होंने जो ये नार्को टेररिज्म का जो उन्होंने मुद्दा दिया है, लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स में जो एक्चुअल में लोग मान रहे हैं उनका ये कहना है कि ये सारी घटनाएं जो हुई हैं वो मेनली वेनेजुएला के तेल को लेकर के हुआ है, जो वहाँ पे क्योंकि ऑयल और गैस के बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स हैं और वो शायद मुझे लग रहा है टॉप 3 में भी आता है वो। अब उन्होंने अभी तक क्या हो रहा था कि देखिए, जो भी ट्रंप को चुना गया है वो चुना गया है उनके पीछे जो उनको पीछे जो लॉबी काम कर रही है वो है जो वहाँ की ऑयल और वेपन्स की जो मतलब आर्म्स एंड वेपन्स की जो लॉबी है वो उसके लिए काम कर रही है। अब पहले क्या होता था कि इजराइल ये जो आपके वेनेजुएला में इतने ऑयल के रिजर्व्स हैं, पहले वहाँ पे अमेरिकी कंपनियां जो आज से कई साल पहले वहाँ पे काम करती थी और उसका मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करती थी और बेचती थी, उससे प्रॉफिट कमाती थी और अमेरिका में वो प्रॉफिट जाता था। फिर उसके बाद उसका जब नेशनलाइजेशन हुआ वेनेजुएला में, तो उसके बाद अमेरिकी कंपनियों का उसमें लॉस हुआ। अब वही लॉबी जो है उसके ट्रंप को बैक कर रही है कि आप जो है हमारे को वो ऑयल के बिजनेस में दोबारा एंट्री हमको दिलवाइए। तो अभी जो इनके निकोलस मुंडरो जो हैं उन पे सैंक्शंस भी लगाए गए, उनको उनकी चुनी हुई सरकार को इलीजिटिमेट बताया गया कि किसी तरीके से उनको बाहर कर दिया जाए। उनके जो अपोजिशन में जो दूसरे नंबर पे अपोजिशन थी जिनका नाम मारिया मचादो करके थी, उनको सेकंड नंबर पे उनको बहुत वो किया गया, उनको प्लांट किया गया और उनको समर्थन भी दिया गया, उनके लिए पॉजिटिव माहौल भी बनाया गया, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाई, वो सेकंड नंबर पर रह गई। निकोलस मुंडरो की गवर्नमेंट फिर भी कंटिन्यू करी और इस वजह से उनको अमेरिका को ये बहुत चुभता था। और इसके अलावा एक और रीज़न ये भी था कि निकोलस मुंडरो जो हैं वो चाइना और रूस के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। तो मतलब ये दूसरा वो है कि पहला तो ये कि ऑयल के बिजनेस में उनको एंट्री ना देना। दूसरी चीज़ है कि उसके सैंक्शंस के खिलाफ, सैंक्शन के बाद भी वो अपनी कंटिन्यू कर रहे थे। तीसरा जो एक वो था कि उन्होंने जब चुनाव जब ये चल रहा था सारा, तो उसके बाद उनकी जो सोच थी वो अभी भी मतलब समाजवादी टाइप की सोच है। वो कैपिटलिज्म नहीं है उनकी तरफ। वो कैपिटलिज्म वो ज़्यादातर क्या है कि नेशनलाइजेशन और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें करेगी, ऐसा कुछ उनका माइंडसेट है। चौथा एक रीजन और भी है जो इसमें इस वक्त खासकर जो काम किया कि उन्होंने थोड़ा सा अमेरिका और ट्रंप को आप सब जानते हैं कि ट्रंप के अंदर मतलब नार्सिस्टिक उनकी पर्सनैलिटी है। अगर आप उनको कहीं से भी अगर आप उनकी तारीफ में अगर एक भी कुछ कम कर देंगे तो वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। और अभी जब ये हुआ था, तो अभी जस्ट क्रिसमस से पहले भी उन्होंने हुआ था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कैमरे के सामने आकर के उन्होंने उनको अमेरिका को ललकारा था कि मैं यहीं पर हूँ, मुझे आकर के गिरफ्तार करो अगर आपके अंदर हिम्मत है। तो इस टाइप से उन्होंने कई बार चैलेंज किया। तो ये सब जो ये 4-5 जो फैक्टर्स थे ऑलरेडी, जब देखिए आपके अगेंस्ट में एक तो विचारधारा की लड़ाई है, फिर मार्केट और ये प्रॉफिट इन सबको ऑयल बिजनेस को लेकर के भी है। आपका ऑयल बिजनेस लोग जाना चाहते हैं, अमेरिकन कंपनीज में जाना चाहती हैं। फिर उसके बाद जब आप मतलब कि आप उनको एक तरीके से ललकार भी रहे हैं, तो ये सब फैक्टर्स मिल करके एक ड्राइविंग फोर्स बन गया कि अमेरिका ने एंट्री करके उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको और उनकी पत्नी को, और वो उनको लेकर के चले गए हैं अमेरिकन कोर्ट में। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन पर मुकदमा चलेगा। तो ये एक चीज़ मतलब ये अभी तक घटनाक्रम हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका इस पर क्या आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि देखिए ये एक बात याद रखिएगा, ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। अमेरिका ने कई देशों में सत्ता परिवर्तन करी है, कई जगह पे जाकर के मतलब सत्ता परिवर्तन करना तो उनका है ही है। और कई जगह पे वो क्या करते हैं कि वहाँ पे जो चुनी हुई सरकार होती है, कई बार उसको लोग उसके नेता को भी कई बार इन्होंने जैसे तैसे उसी के द्वारा कोर्ट के द्वारा ही उन्होंने फांसी लगवा दिया। जैसे इराक में हुआ था, इराक में भी सेम ऐसे ही हुआ था कि उस पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तब तक वो फांसी भी लग चुकी थी, वहाँ की सरकार भी उखड़ गई, और उसके बाद क्या हुआ, पूरी तरह से इराक जो है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में चला गया और आज भी वो स्टेबल नहीं हो पाया।
अमेरिका का पहले से भी बहुत देशों में इतिहास रहा है कि वो जिस देश में भी एंट्री किया उसने, वो डेमोक्रेसी के नाम पे जाता है कि यहाँ पे जो अमेरिका से जो हल्का सा भी अगर इतर कुछ सोचेगा तो उसको वो तुरंत वो अनडेमोक्रेटिक बोल देते हैं, उसे वो अथॉरिटेरियन बोल देते हैं, उसे वो तानाशाही बोल देते हैं, और ऐसा नाम लेकर के वो डेमोक्रेसी के उसके गार्ड बन करके वो उसमें देश में एंट्री कर जाते हैं, और फिर वहाँ उसको पूरी तरीके से या तो अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठा देते हैं अगर, और या तो फिर उससे वो इस तरीके से डील कर लेते हैं कि वो पूरी तरीके से सिर्फ वो एक तरीके से अमेरिका का ही वो गुलाम बन के देश रह जाता है। तो ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन अब इस मुद्दे पे ये भी सोचने वाला है कि बाकी देशों का क्या रवैया होता है, जो बाकी देश बड़े देश जो हैं जैसे रूस, चीन, भारत, इसके अलावा और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका क्या रवैया होता है। देखिए, क्योंकि अगर ये बहुत मतलब कि देखिए वेनेजुएला से भारत का कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ऑयल को लेकर के है, बाकी बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि अगर देखिए अगर किसी देश के पास रिसोर्सेस हैं और अगर उस देश के पास अगर पूरी फायर पावर नहीं है, अगर उसके पास हथियार नहीं है, परमाणु बम नहीं है, तो क्या कोई भी मतलब ऐसे कोई भी देश किसी पे कब्जा कर लेगा। और पूरे देश जो यूएन का चार्टर वो सब हैं वो सब कहने के लिए हैं। देखिए पहले भी कई बार हुआ है, यूएन के नियम कायदों के किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो उन्होंने लिखा हुआ है अमेरिका पे कोई नियम वैसे लागू नहीं होता है। वो यूएन समझ लीजिए अमेरिका की एक तरीके से कठपुतली है, वो जो वो कहते हैं वो ये उसको फॉलो करते हैं। अमेरिका के अगेंस्ट में यूएन कुछ भी नहीं करता है। अभी देखिएगा इस मुद्दे पर भी जितना भी ये मतलब ये बस चिंता जताएंगे, ये डेमोक्रेसी करेंगे, ये कोई सर्वे निकाल देंगे, कुछ ऐसा करेंगे, ये भत्सना करेंगे, ये बुराई करेंगे, लेकिन ये कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, कार्रवाई करने की इनकी हिम्मत भी नहीं है। तो लेकिन ये जिस तरह की घटना जो ये हो रही है, ये बहुत एग्जाम्पल सेट कर रही है, ये बहुत तरीके से ये बना रही है कि अगर आपके पास ऑयल रिजर्व्स हैं, आपके पास कुछ भी, आपके पास बेहतरीन चीज़ है, अगर आपने अमेरिका के साथ में नहीं खड़े हुए तो अमेरिका आपको किसी ना कोई बहाना बता करके कुछ ना कुछ करके आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला करके, आप पे डेमोक्रेसी का इल्ज़ाम लगा करके, आपको कोई भी किसी चीज़ में कमी बता करके, आप पे करप्शन या कुछ भी लगा करके, सैंक्शंस लगा करके आपको वो अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं और वो करेंगे। तो ये बहुत बड़ा देखने वाला विषय है। और ऐसे में बाकी देशों को भी देखिए, आज के समय में मल्टीपोलर वर्ल्ड है ये, है ना, जहाँ पे अलग अलग ताकतें हैं। अगर वेस्ट में अमेरिका है, यूरोप फ्रांस है, तो उसी तरीके से अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो बाकी देशों में आपके रूस, चीन, ये सब भी हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये भी जरूर ये एक बार फिर से एक सवाल उठता है कि क्या अगर आपके पास परमाणु बम नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप किसी ना किसी बड़ी महाशक्ति के आप नरमचारी बनने वाले हैं। ये चीज़ देखिए सेम ऐसा ही एक मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा। मैं नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को वाकई नाक में दम कर दिया था, उसने इतना ज़्यादा उसको बुली किया, लेकिन अमेरिका ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। क्यों? क्या वो अमेरिका कर नहीं सकता? लेकिन अमेरिका को ये डर है कि अगर हमने परमाणु बम छोड़ा या हमने कोई भी ऐसा कार्रवाई करी, कोई भी एडवेंचर किया, तो द नॉर्थ कोरिया जो है वो भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। भारत है, भारत के खिलाफ वो सारे प्रोपेगेंडा करता रहता है, सारी चीजें, वो सरकार को उखाड़ना चाहता है, सरकार उसको पसंद नहीं है, सैंक्शंस लगाए, सब कुछ करे। लेकिन आज के समय में भारत मजबूत देश है, भारत के पास अपनी सेना इतनी मजबूत है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, साथ में इतना बड़ा कस्टमर बेस है, इतनी यंग आबादी है, इतनी ब्रेन है, सब कुछ है। तो इस वजह से वो भारत को अब दबा नहीं पा रहा है। नहीं तो ये मान के चलिए कि अगर भारत के पास परमाणु बम ना हो या इतनी बड़ी सेना ना हो, इतना कैपेबल लीडरशिप अगर भारत की ना होती, मैं इस बात में धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें कोई भी मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कोई मैं मोदी की तरफ से मैं बैटिंग करने वाला हूँ या मैं गोदी मीडिया से, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर बोलूँगा कि भारत की लीडरशिप आज के मामले में एक चीज़ में बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल उसकी सोच क्लियर है कि हमको भारत का हित सर्वोपरि, और उसको सर्वोपरि भारत आज ऐसा कर सकता है। उसके पीछे रीजन ये है, अगर भारत ऐसा कुछ कर पा रहा है तो उसके सबसे बड़ा रीजन जो उसका है कि भारत आज इकोनॉमी बहुत डेवलप हो चुकी है, भारत के पास अपनी सेना है, परमाणु बम है, भारत के पास बहुत मतलब डेमोक्रेसी कहते हैं, भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो इस वजह से आज अमेरिका भारत को उस तरीके से डील नहीं कर सकता, उस तरह से डिक्टेट नहीं कर सकता है। वरना भारत, और यही चीज़ बाकी देशों को भी सीखने वाली है कि आप अपने, अगर आप अमेरिका या किसी भी देश के आप बिल्कुल पीछे मत खड़े हुए, आप अपने को जब तक स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो याद रखिएगा, आज पहले इराक था, वेनेजुएला था, आज कोई और देश आगे भी बनेगा। तो हमेशा इस बात को याद रखिए। नमस्ते।